हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करेंगे। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सेक्शन 2 के अंदर हम बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। उन्हीं डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन है आपकी प्रपोजल। प्रपोजल इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। जब हम प्रपोजल के बारे में पढ़ते हैं तो सेक्शन 2A की जो डेफिनेशन है वहाँ से कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकल के आते हैं अबाउट प्रपोजल। उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ केसेस हैं। वन बाय वन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी एंड केसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रपोजल इज़ द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, ये हमें पता चलता है अंडर सेक्शन 4 कि प्रपोजल कम्युनिकेट कब होगा, कब हम कहेंगे कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब पूरी होगी जब प्रपोजल दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं कोई प्रपोज़ल करती हूँ तो उस प्रपोज़ल का जो कम्युनिकेशन है वो तब कंप्लीट होगा जब अपोजिट पार्टी के नॉलेज में ये बात आ गई कि मेरे द्वारा इस तरह का कोई प्रपोज़ल किया गया है। The very first case related to the concept of proposal is the case of लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है। इसमें क्या होता है, ब्रीफली मैं आपको केसेस के कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगी सो दैट आपको मेमोराइज करने में आसानी रहे। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त जो ये केस है, इसमें क्या होता है कि जो डिफेंडेंट है उसका नेफ्यू घर से कहीं चला जाता है, वो मिल नहीं रहा होता। तो जो डिफेंडेंट है वो अपने सर्वेंट को कहता है कि तुम जाओ और मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लेके आओ। उसने ऐसा कह दिया। उसके बाद सर्वेंट वापस लौट करके नहीं आता, वो ढूंढने चला गया। अब उसके बाद डिफेंडेंट क्या करता है, ये अनाउंसमेंट कर देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लेकर के आता है तो मैं उस पर्सन को कुछ अमाउंट एज अ रिवॉर्ड जो है वो पे करूँगा। तो इस तरह का प्रपोजल डिफेंडेंट के द्वारा किया गया। बट इस बात को ध्यान रखें कि जब ये प्रपोजल किया गया उस समय जो सर्वेंट है वो ऑलरेडी नेफ्यू को ढूंढने के लिए जा चुका था। एंड जब सर्वेंट वापस आता है, नेफ्यू को ढूंढ करके लेकर के आता है, तो वो क्लेम करता है कि आपने जो ये अमाउंट डिसाइड किया कि आप रिवॉर्ड जो है पे करेंगे, अब मैं तो ढूंढ करके लेकर के आ गया तो आपको मुझे ये रिवॉर्ड पे करना चाहिए। इस तरह का क्लेम सर्वेंट के द्वारा किया गया। बट कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, ये डिसाइड किया गया कि जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होती है। एज पर सेक्शन 4 प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब वो प्रपोजल सामने वाले पर्सन की नॉलेज में आ जाता है। लेकिन जिस समय सर्वेंट ने नेफ्यू को ढूंढा उस समय सर्वेंट की नॉलेज में वो प्रपोजल नहीं था। सर्वेंट को नहीं पता था कि डिफेंडेंट ने इस तरह का कोई अवार्ड भी घोषित किया है एंड अगर मैं ढूंढूंगा तो मुझे कोई अवार्ड मिलेगा। ये सब बातें सर्वेंट की नॉलेज में नहीं थी। इसलिए ये माना गया कि प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। The second essential ingredient of a proposal is that it must be made with a view to create some legal relations. Proposal जो है वो हमेशा कुछ legal relations के लिए किया जाना चाहिए, as in the case of Baffer versus Baffer. इस केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो और उसकी वाइफ कहीं जाते हैं। जब वो वहाँ पर चले गए तो उस जगह जा कर के वाइफ बीमार हो जाती है। हस्बैंड को वहाँ से लौट करके आना पड़ता है ड्यू टू हिज वर्क्स। बट हस्बैंड ये प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें कुछ रेगुलर अमाउंट पे करता रहूँगा और जब तक तुम सही नहीं हो जाती तुम यहीं रहो एंड आई विल कंटिन्यू पेइंग यू सम मनी। बट वो क्या करता है, फिर कुछ समय बाद पैसे देना बंद कर देता है। तो वाइफ जो है वो हस्बैंड के अगेंस्ट क्लेम लेकर के आती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, इस तरह का मुझे प्रपोजल किया गया था। बट यहाँ पर
ये हेल्ड किया गया कि जो प्रपोजल है इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट सम लीगल रिलेशंस। बट अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऑन द ग्राउंड ऑफ लव एंड अफेक्शन यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और ये डिसाइड किया गया कि हस्बैंड वाइफ को अमाउंट पे करेगा, बट देर आर नो सच लीगल रिलेशंस। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस हमारा आता है अबाउट द थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट, दैट इज इट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। जो भी प्रपोजल किया गया है वो डेफिनेट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। दिस एसेंशियल इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29। सेक्शन 29 में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है जो कि अनसर्टेन है तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है, दैट इज टेलर वर्सेस पार्टिंगटन। इस केस में क्या होता है, ये बोला गया कि अगर जो प्रपोजल है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वेग हैं, अनसर्टेन हैं या उसमें कोई एम्बिग्विटी है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रपोजल को वैलिड नहीं माना जा सकता। ओके, नेक्स्ट प्रपोजल से इम्पॉर्टेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी। देखिए, जब भी आप प्रपोजल पढ़ेंगे तो बिना इस केस के आपका अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें जनरल ऑफर के बारे में बात की गई कि जनरल ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, जनरल जनरल मीन्स इट इज़ बीइंग मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज। एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए अगर कोई भी प्रपोजल किया जाता है दैट इज़ अ जनरल ऑफर। सो दिस इज द केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स स्मोक बॉल कंपनी। ब्रीफली ध्यान रखें कि इस केस में क्या हुआ था कि जो कंपनी थी उसने इस तरह का एक प्रपोजल निकाला कि हमने ये मेडिसिन बनाई है एंड अगर कोई भी व्यक्ति इस मेडिसिन को लेता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। स्टिल अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है इस मेडिसिन को खाने के बाद भी तो कंपनी जो है वो आपको कुछ अमाउंट पे करेगी, ऐसा उन्होंने डिसाइड करा एंड ये जनरल ऑफर जो है उन्होंने निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद किसी व्यक्ति ने क्या किया, उस मेडिसिन को लिया और मेडिसिन को लेने के बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो पर्सन कोर्ट में जाता है कि मुझे इस तरह से कंपनसेशन दिलाया जाए कि मैंने तो मेडिसिन भी ली, प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के हिसाब से ली, स्टिल मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो यहाँ पर कंपनी ने जो है वो ये डिफेंस लिया कि हमने जो प्रपोजल किया था उसका एक्सेप्टेंस सामने से नहीं आया। ठीक है, कि हमने प्रपोजल कर दिया बट किसने उसे एक्सेप्ट किया या क्या एक्सेप्टेंस हुआ ये तो हमारी नॉलेज में आया ही नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया। बट यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि दिस इज़ अ जनरल ऑफर एंड इन केस ऑफ जनरल ऑफर अगर कोई भी ऑफर टू द वर्ल्ड एट लार्ज अगर किया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी एक्सेप्टेंस भी शो करे, मियरली बाय फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो इम्प्लाइडली मानी जाएगी। सो दिस इज़ द केस ऑफ जनरल ऑफर। ओके या एंड वन एक और इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पर आता है, दैट इज़ रिगार्डिंग इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है, आप यहाँ पर ध्यान दें दैट देयर आर टू टर्म्स, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब है जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं टू मेक एन ऑफर। इसका क्या मतलब है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी शॉप में जो गुड्स हैं वो रखे हुए हैं या फिर वो डिस्प्ले किए हुए हैं उन्होंने, तो दैट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकॉज डिस्प्ले करने के पीछे उनका ये इंटेंशन है, ये मोटिव है कि आप उस चीज़ को देखें और उनके शॉप पर आएँ एंड आप ये ऑफ़र करें कि हमें ये चीज़ खरीदनी है। सो दैट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर मेड बाय यू एंड नॉट बाय द शॉपकीपर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस आता है, दैट इज़ हार्वे वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी के केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ जो है एक लेटर लिखता है टू द डिफेंडेंट और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये जो बम्पर हॉल पेन है ये खरीदना है, बम्पर हॉल खरीदना है। ठीक है, बट डिफेंडेंट कहता है कि ठीक है, ये इसका जो प्राइस है वो इतने रुपए है, वो अपने सिर्फ पैसे बताता है कि इस हॉल का प्राइस इतने रुपए है।
तो और अब उसके बाद प्लेंटिफ क्या कहता है कि ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुम मुझे ये सेल कर दो। पर यहाँ पर ये कहा गया कि जब प्लेंटिफ ने सिर्फ पूछा कि कितने प्राइस में तुम ये मुझे दोगे और डिफेंडेंट ने उधर से केवल प्राइस बताया, तो ऐसे सिचुएशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं हुआ, बिकॉज मियरली सिर्फ प्राइस का बताना पूछना और दूसरी तरफ से प्राइस का बताया जाना कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एनी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, कि जो प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट के द्वारा पैसे बताए गए, दिस इज़ मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। सो आज की इस वीडियो में हमने केसेस याद किए। एक बार आप रिकॉल करें कि देर आर 5 इम्पॉर्टेंट केसेस। फर्स्ट इज लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, सेकेंड इज बाफर वर्सेस बाफर, थर्ड इज टेलर वर्सेस पार्टिंगटन, फोर्थ इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड फिफ्थ वन इज हार्वे वर्सेस फेसी। ये 5 इंपॉर्टेंट केसेस हैं अबाउट प्रपोजल। एंड जब भी आप कभी प्रपोजल का कोई क्वेश्चन लिखें तो आपके क्वेश्चन में इन केसेस का जिक्र ज़रूर होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।